तो बच्चों, आपको इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी नाम का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। कल क्या था? कल पहली क्लास थी आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, और हम लोग कुछ बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए जरा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी की कुछ इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, और बच्चों बच गया था आखिरी पॉइंट। ठीक, आखिरी पॉइंट बच गया था। हाँ बच्चों, आइए फटाफट से जल्दी से रिवीजन कर लें कल का थोड़ा थोड़ा सा। ठीक, रिवीजन कर लें पहले। बच्चों, कल शुरुआत, कल की बातें बता रहे हैं, कोई नया नहीं बता रहे, बस हल्का सा रिवीजन करना चाह रहे हैं कि बिल्डिंग या हाउस किसे कहते हैं। जी, लैंड हो, लैंड पे कंस्ट्रक्शन हो, तो वो बिल्डिंग या हाउस है। और प्राप्त किराया हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स। मकान से लगी या जुड़ी जमीन क्या है? अरे मकान से लगा बगीचा, मकान से लगा स्विमिंग पूल, मकान से लगा गैराज, ये सब क्या है? मकान से लगी या जुड़ी जमीन है। मकान से लगा रास्ता, और इससे भी प्राप्त किराया हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होता है। मकान से लगी या जुड़ी अटैच जमीनों को भी मकान ही मानते हैं। करदाता को मकान मालिक होना चाहिए। अगर आप मकान मालिक हो, किराया मिलता है, तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल। अगर आप मकान मालिक नहीं हो तो प्राप्त किराया अदर सोर्स में टैक्सेबल। अच्छा, बिल्डिंग भारत में हो, भारत में है तो तीनों में टैक्सेबल, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट। विदेश में है, भारत से कोई रिलेशन नहीं, तो एक में टैक्सेबल। अच्छा, अगर करदाता अपने खुद के बिजनेस प्रोफेशन में अपना मकान इस्तेमाल करता है, तो बच्चों अनलिमिटेड मकान फुल्ली एग्जम्प्ट। अगर आप अपने मकान में खुद का व्यापार या पेशा चलाते हो तो अनलिमिटेड मकान फुल्ली एग्जम्प्ट। या और हमने कहा था इग्नोर करना, क्योंकि एग्जाम में कोई मतलब ही नहीं है, ना टैक्स लगना है, टैक्स में छूट भी क्लेम नहीं कर सकते। जिस मकान में आप रहते हो ऐसे दो मकान फुल्ली एग्जम्प्ट है। याद है बच्चों कि जिस मकान में आप रहते हो ऐसे दो मकान फुल्ली एग्जम्प्ट है। पेइंग गेस्ट से प्राप्त किराया। पेइंग गेस्ट कौन है? आपने मकान भी दे रखा है, आपने फर्नीचर भी दे रखा है, आपने टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मूवेबल एसेट भी दे रखा है, आपने खाना पीना भी दे रखा है, और लेकिन अब वो ऐसा गेस्ट है जिससे आप पैसे लेते हो, तो इनसे प्राप्त किराया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल। फिर आया कंपोजिट रेंट। चलिए जरा कंपोजिट रेंट बताते हैं। कंपोजिट रेंट, तो बच्चों कंपोजिट रेंट में ये, बच्चों क्या है ये? क्या है ये? जल्दी बोलो, क्या है ये? हाँ, किसी ने बोला अभी तक? हाँ देखो, रुको रुको, पहले कौन है ये? हरिओम को ये स्टेडियम दिख रहा है। अच्छा, लेकिन बाकी बच्चों को दिख रहा है सिनेमा हॉल। ठीक, सिनेमा हॉल है भाई, स्टेडियम कहाँ है? कैसी कैसी बातें करते हो? हाँ, सिनेमा हॉल तो है। तो बच्चों, अगर सिनेमा हॉल किराए पर उठेगा, अगर सिनेमा हॉल किराए पर उठेगा, तो यहाँ बच्चों एक बिल्डिंग भी है। हाँ, ये पूरा का पूरा क्या है? बिल्डिंग है। और यहाँ पर फर्नीचर भी है, और यहाँ पर कुछ मशीनरीज भी है, मशीनरीज वगैरह। प्रोजेक्टर पे कहाँ से कहीं से कुछ आ रहा होगा ना। तो बच्चों, और ये किराए पर उठता है, तो जो प्राप्त किराया है वो कंपोजिट रेंट है। ये क्या है? फैक्ट्री है, फैक्ट्री। फैक्ट्री में बिल्डिंग भी होगी, हाँ, और मशीनरी भी होगी, हाँ, मशीनरी भी होगी, और इसके अलावा फर्नीचर भी होंगे। तो ये किराए पर उठेगा, तो ये जो किराया मिल रहा है कंपोजिट रेंट है। और बच्चों, एक होटल, एक होटल, होटल भी किराए पर उठेगा, तो क्या? तो इसमें बिल्डिंग भी है, अंदर प्लांट मशीन भी होगा, अंदर फर्नीचर भी होगा, अंदर फर्नीचर भी होगा। और एक आटे की चक्की बच्चों, एक आटे की चक्की, अगर ये किराए पर उठती है तो बिल्डिंग भी है, मशीन एंड फर्नीचर भी है, और प्लांट एंड मशीनरी भी है, मतलब सब है मिलाकर। तो बच्चों, इन सब से प्राप्त किराया, यहाँ ये ऐसी बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग भी है, आटे की चक्की, बिल्डिंग, प्लांट मशीन फर्नीचर, होटल, बिल्डिंग, प्लांट मशीन फर्नीचर, फैक्ट्री, बिल्डिंग, प्लांट मशीन फर्नीचर, और सिनेमा हॉल, बिल्डिंग, प्लांट मशीन फर्नीचर। तो इनसे जो प्राप्त किराया है बच्चों, इनसे जो प्राप्त किराया है वो है कंपोजिट रेंट। और हम बच्चों से पूछते हैं, कल तो बताए थे, कल तो बताए थे कंपोजिट रेंट। अगर असेसिंग ऑफिसर कहे कितना बिल्डिंग वाला, कितना बाकी वाला, और आप अलग अलग न कर पाओ, तो कहाँ टैक्सेबल, कहाँ कहाँ? चलो, पहला जवाब श्वेता का,
हाँ बाकी सत्यम का कि सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल, बिल्कुल सही। अगर आप अलग अलग नहीं कर पाओगे तो अदर सोर्स में टैक्सेबल। अगर बच्चों हमने अलग अलग कर दिया तो बिल्डिंग वाला कहाँ टैक्सेबल? अगर हमने अलग अलग कर दिया तो बिल्डिंग वाला कहाँ टैक्सेबल? बिल्कुल सही, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। और बाकी वाला मशीन फर्नीचर वाला वो कहाँ टैक्सेबल? जी हाँ बिल्कुल सही जवाब, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल। तो कंपोजिट रेंट आप समझ गए थे बच्चों। अच्छा फिर किराएदार ने किराएदार से किराया वसूला, किराएदार ने किराएदार से किराया वसूला, सब टेनेंट किराएदार का किराएदार। तो बच्चों किराएदार अगर अगले किराएदार से किराया वसूले तो जी हाँ बिल्कुल सही, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल। डीम्ड ओनर, मैं मालिक नहीं हूं मगर इनकम टैक्स मुझे मालिक मानता है, यानी वो मुझसे टैक्स लेगा इस बिल्डिंग का मालिक ना होने के बावजूद। बताए थे ना, पति ने पत्नी को बिल्डिंग दे दिया, भले पत्नी को दे दिए, पति को मालिक डीम्ड ओनर मानेंगे। बाप ने बेटे को ट्रांसफर कर दिया, भले बेटे को दे दिया, बच्चे को अवस्क बच्चे को बाप को ही मालिक माना जाएगा। विवादित संपत्ति, डिस्प्यूट वाली, कौन कमाता है? तुम किराया कमाते हो, तुम टैक्स भरो। विवादित संपत्ति किसके कब्जे में है? तुम्हारे, तुम टैक्स भरो, वगैरह वगैरह। तो डीम्ड ओनर मालिक ना होने के बावजूद इन्हें मालिक माना जाता है। बच्चों कल ये आखिरी पॉइंट डिस्कस होने से रह गया था, हाँ यही ना? यानी आज नए सिरे से हमें कहाँ से बात करनी है बच्चों? आज नए सिरे से हमें इस आखिरी वाले से बात करनी है, आखिरी वाले की। चलो बच्चों आखिरी वाला आपको समझाते हैं, आपके लेक्चर के लिए बड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। हाँ बच्चों ये देखिएगा ध्यान से। बच्चों ये किस चीज की दुकान है? बोलो बोलो बोलो, किस चीज की दुकान है? हाँ ये किस चीज की दुकान है बताओ। और बच्चे कह रहे हैं कौन? हाँ ज्वेलरी शॉप। ठीक बच्चों, ज्वेलरी शॉप। तो एक बात बताओ बच्चों, जो ज्वेलरी शॉप का मालिक है, ज्वेलरी शॉप का मालिक छोटा मोटा आदमी है कि बड़ा आदमी होगा? सोचो, ज्वेलरी शॉप का मालिक है, छोटा मोटा आदमी होगा कि बड़ा आदमी होगा? तो बच्चे कह रहे हैं सिर्फ बड़ा आदमी होगा, पैसे वाला होगा। सीधी सी बात है यार, तुम्हारी सोने चांदी की शॉप पे गरीब आदमी थोड़ी ना होगे। इतना पैसे फंसे तुम्हारे पूंजी ब्लॉक है तो बड़ा आदमी होगा, बहुत पैसे वाला आदमी। बच्चों इसके पास एक मकान है, तो इसके पास क्या है? एक मकान है, और वो चाहे तो मकान उठा सकता है किराए पर, और वो क्या कमा सकता है? किराया। तो एक बिजनेस का मालिक है जिसके पास एक खाली मकान है, खाली मकान, और चाहे तो किराए पर उठा के कमा सकता है किराया। लेकिन आप सोचो बच्चों, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा आदमी करोड़ों का बिजनेस, करोड़ों रुपया कमा रहा है, तो क्या इसके लिए एक मकान से 10-20 हजार किराया आना बहुत बड़ी बात है? बहुत बड़ी कमाई है कि वो हर साल करोड़ों रुपया कमा रहा है। अगर वो मकान से 10-20-30-40 हजार महीना कमा भी ले तो क्या बहुत बड़ी बात है? नहीं। तो जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से। मैं बिजनेस का मालिक, मेरी ज्वेलरी शॉप, और मेरे पास एक बिल्डिंग है खाली, और मैं किराए पर देने जा रहा हूँ। मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैं किराए पर बिल्डिंग देने जा रहा हूँ। लेकिन मेरा मकसद किराया कमाना नहीं है, लेकिन मेरा मकसद किराया कमाना नहीं है। मेरी दुकान है, हाँ हाँ मेरी दुकान है, और दुकान के बगल में या ग्राउंड फ्लोर पर एक मकान है मेरा। मकान खाली पड़ा है, मकान मेरा खाली पड़ा है, और मैं किराए पर दे रहा हूं। लेकिन मेरा मकसद किराया कमाना नहीं है, मेरा मकसद अपने बिजनेस को फायदा पहुंचाना है। मेरा मकसद अपने बिजनेस को फायदा पहुंचाना है। मैंने अपना मकान पुलिस चौकी किराए पर दे दी, तो मैंने अपना मकान किसको दे दिया? पुलिस चौकी किराए पर दे दी। अब सोचो बच्चों, ये इसकी दुकान है और जस्ट बगल में इसका मकान है, और यहाँ पुलिस चौकी खुल गई, तो इनके किराएदार कौन है? पुलिस चौकी, पुलिस वाले। तो क्या ये पुलिस, ये ये दुकान, ये मकान, पुलिस वाले किराएदार, क्या पुलिस वाले पड़ोसी बन गए, ग्राउंड फ्लोर में आ गए, बगल में आ गए? क्या बिजनेस की सुरक्षा बढ़ गई? क्या बिजनेस की सुरक्षा बढ़ गई? है हिम्मत डकैती डालने की? पुलिस बगल में, हम बगल में, आओ डाल लो डकैती। मेरा मकसद किराया कमाना थोड़ी ना है, मेरा मकसद तो अपने बिजनेस को फायदा पहुंचाना है। किराए से कितना कमा लेंगे? खुद ही करोड़ों रुपया कमाते हैं, 10-20-50 हजार महीना कितना आ जाएगा? वो कोई औकात नहीं 10-20-50 हजार महीने की। मुझे तो पुलिस वालों के आने से बड़ा
सुकून है भाई, सेफ है। चोरी डकैती होने से पहले लोग सोचेंगे अरे भैया पुलिस चौकी है, बगल में धड़ाक से पुलिस वाले आ जाएंगे। तो बच्चों, ये मकान मालिक अपना मकान किराए पर दिया अपने बिजनेस को फायदा पहुंचाने के लिए। क्या आप मानते हो कि ये किराएदार स्पेशल किराएदार है, आम किराएदार नहीं है? बोलो बच्चों कि ये किराएदार कैसे किराएदार हैं? हम स्पेशल किराएदार हैं, हम उनके बिजनेस को फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, तो सर इसका मतलब किराएदार दो प्रकार के हैं, आम किराएदार, स्पेशल किराएदार। जनरल किराएदार, स्पेशल किराएदार। आम किराएदार कौन है? बस रहे किराया भरा, रहे किराया भरा, रहे किराया भरा। और आप कौन है? हम भाई साहब किराया भी देते हैं और बिजनेस को फायदा भी पहुंचाते हैं। जो बिजनेस को फायदा भी पहुंचाए ऐसे किराएदार मेरे स्पेशल किराएदार। भैया स्पेशल किराएदार से प्राप्त किराया हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होता, तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है। कहाँ? पीजीबीपी में। ये तुम्हारी बिजनेस इनकम है। स्पेशल किराएदार से प्राप्त किराया बिजनेस इनकम है, पीजीबीपी में टैक्सेबल। बोलो बच्चों, समझ पाता है? आम किराएदारों से प्राप्त किराया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल। स्पेशल किराएदार जो मेरे बिजनेस को फायदा पहुंचाए उनसे प्राप्त किराया इनकम फ्रॉम, सॉरी इनकम फ्रॉम नहीं, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में टैक्सेबल। बच्चों ये देखना एक बार फिर से, ये किसकी दुकान है? वही है, वही है, वही है, वही है। बोले तो ये कैसी दुकान है? सर वही तो है, ज्वेलरी शॉप। अच्छा, ज्वेलरी शॉप, और इसके पास एक मकान खाली पड़ा है। तो इसके पास एक मकान खाली पड़ा है, ज्वेलरी शॉप और मकान मालिक का बगल में खाली मकान। और इसने किराए पर किसको दे दिया? बैंक वालों को। तो बच्चे इनके तो ये दुकान बगल या ग्राउंड फ्लोर में खाली खाली घर, बैंक वाले आ गए। अब ग्राहक जो यहाँ आएंगे वो कहेंगे, वो घर से पैसा लेकर नहीं आएंगे, हटाओ यार इतना लाखों रुपए का जेवर है, कौन पैसा लेकर आएगा? बगल में बैंक है, वहीं से पैसा निकाल के इनको दे देंगे। तो बच्चों क्या ये किराएदार भी बिजनेस को फायदा पहुंचा रहे हैं? मेरे किराएदार बैंक वाले, ये मेरा मकान है और हमने बैंक वालों को बसा दिया, और ग्राहक आता है तो बगल से कैश निकाल के मेरे आ जाता है, एटीएम यूज कर लेता है, बैंक यूज कर लेता है। तो ये भी ऐसे किराएदार हैं जो आपके बिजनेस को फैसिलिटी पहुंचा रहे हैं। ठीक, तो बच्चों ये किराया, ये स्पेशल किराएदारों से प्राप्त किराया कहाँ टैक्सेबल? बिजनेस इनकम, पीजीबीपी में टैक्सेबल। ये देखो, ये एक मॉल का मालिक है, मॉल का मालिक, तो इसका बिजनेस क्या है? इसका शॉपिंग मॉल है, तो इसका शॉपिंग मॉल है। एक मॉल का मालिक है, ठीक, और उसका एक मकान खाली पड़ा है, ग्राउंड फ्लोर खाली पड़ा है। तो इनका ग्राउंड फ्लोर खाली पड़ा है, मकान खाली है, और इसने किराए पर दे दिया, किराए पर एक व्यक्ति को, मगर एक शर्त रखी है, तुम्हें मकान किराए पर दे रहे हैं मगर तुम यहाँ पर सिर्फ पार्किंग वाला काम करोगे। चलो भाई, तो किराएदार क्या करता है? किराएदार पार्किंग का ठेका लिया है, पार्किंग चलवाता है। तो बताओ, मेरा ये बिजनेस है, मेरा एक और ग्राउंड फ्लोर में प्रॉपर्टी खाली है, मगर मैंने यहाँ मैं खुद का बिजनेस चलाता हूँ, लेकिन ये मैंने रेंट पे दे दिया है, रेंट पे। और मेरा किराएदार यहाँ क्या करता है? पार्किंग चलवाता है। तो सीधी सी बात है बच्चों, यहाँ पार्किंग है कि मेरा यहाँ पे जो भी कस्टमर आएगा वो पार्क नीचे करेगा, मेरे बिजनेस को इससे फायदा पहुंचेगा। तो यहाँ ये जो पार्किंग वाला है ये मेरा स्पेशल किराएदार है जो पार्किंग करवा के मेरे ग्राहकों को सुविधा दे रहा है, तो इससे प्राप्त किराया पीजीबीपी में टैक्सेबल। तो क्या बच्चों को ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया कि अब हम स्पेशल किराएदारों की बात कर रहे हैं कि ये अपने मकान मालिक के बिजनेस में फायदा पहुंचाते हैं। ठीक, तो ये स्पेशल किराएदार। हम पुलिस चौकी वाले हैं, हम अपने मकान मालिक के सोने के बिजनेस को सिक्योरिटी पहुंचाते हैं। हम बैंक हैं, हम अपने मकान मालिक के ग्राहकों को बैंकिंग फैसिलिटीज देते हैं। हम पार्किंग वाले हैं, हम अपने मकान मालिक के ग्राहकों को पार्किंग के फैसिलिटीज देते हैं, उनके बिजनेस को फायदा पहुंचाते हैं। अच्छा आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट, चलिए आगे चलते हैं। ध्यान से, क्या है भाई बच्चों? ये हाँ ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कर्मचारियों का क्वार्टर, के कर्मचारियों का क्वार्टर। ठीक बच्चों,
तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पूरी कॉलोनी डेवलप की है। ठीक है भाई, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पूरी कॉलोनी डेवलप की है और यहाँ सारे मकान उठे हैं किस पर? किराए पर उठे हैं, किराए पर। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कॉलोनी डेवलप की है, यहाँ सारे मकान किराए पर उठे हैं, लेकिन यहाँ जो भी आदमी रहेगा वो रिलायंस का क्या होना चाहिए? कर्मचारी। तो रिलायंस के कर्मचारी यहाँ किराए पर रहते हैं। और बच्चों यहीं पास ही में, यहाँ पास ही में 5 मिनट के रास्ते पर क्या है? 5 मिनट के रास्ते पर रिलायंस का ऑफिस है। ठीक, तो बच्चों कर्मचारी कहाँ रहते हैं? एक कॉलोनी में। इस कॉलोनी से बहुत पास में क्या है? रिलायंस का ऑफिस है। तो कर्मचारी बहुत जल्दी अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं, बहुत जल्दी। बॉस जब भी चाहे बुला ले उनको, वो जल्दी पहुंच सकते हैं, रात में देर तक रुक सकते हैं। वो बहाना नहीं करेंगे, लेट हो गया, देर हो गया, बहाना नहीं कर पाएंगे। और जल्दी जाना है, बहुत दूर से आता हूं, बहाना नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों यहाँ कौन रहता है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के कर्मचारी। और ये कॉलोनी भी किसकी है? ये कॉलोनी भी रिलायंस वालों की है। तो यहाँ पर जो किराएदार है वो कर्मचारी हैं, क्या वो बिजनेस को फायदा पहुंचा रहा है? रिलायंस के बिजनेस को। समझ रहे हो बात की नहीं? हम रिलायंस इंडस्ट्रीज, हमारा मकान भी है, हम रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये हमारे कर्मचारी हैं। हमने जितने किराएदार बसाए हैं सब कर्मचारी हैं, और कर्मचारी मेरे बिजनेस को फायदा पहुंचाते हैं। बगल में कॉलोनी होने से जल्दी आते हैं, रात में देर तक रुक जाते हैं, बिजनेस को फायदा पहुंचाते हैं। तो आम किराएदार नहीं है, तो इनसे हम जो किराया पाते हैं वो पीजीबीपी में टैक्सेबल। तो क्या बच्चों को ये आखिरी पॉइंट जो कल डिस्कस नहीं हुआ था समझ में आ गया? हाँ, स्पेशल किराएदार। हम लोग अपने बॉस के बिजनेस को, हम लोग अपने मकान मालिक के बिजनेस को फायदा पहुंचाते हैं। पुलिस वाले, हम किराएदार अपने मालिक के ज्वेलरी बिजनेस को सिक्योरिटी दिया हमने। हाँ भाई, यहाँ पर ज्वेलरी बिजनेस के किराएदार बैंक वाले, हमने अपने मकान मालिक के बिजनेस को बैंकिंग फैसिलिटीज दी, सुविधा दी। और तुम किराएदार, मैंने अपने मकान मालिक के बिजनेस के ग्राहकों को पार्किंग दी। और तुम किराएदार, हम किराएदार भी हैं, और हम अपने बॉस के ऑफिस टाइम से पहुंच जाते हैं, अपने मकान मालिक के ऑफिस टाइम से पहुंच जाते हैं। हम सारे किराएदार स्पेशल हैं क्योंकि क्योंकि हमने अपने मकान मालिक के बिजनेस को फैसिलिटीज दी, फायदा पहुंचाया, सिक्योरिटी दी, फायदा पहुंचाया। तो हमें लगता है बच्चों कि आपको बात समझ में आ चुकी है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का बेसिक डिस्कस कर लिया। यही सब बातें उधर बताई थी हमने। आइए आगे चलते हैं। क्या किसी बच्चे को अब तक कोई प्रॉब्लम है हाउस प्रॉपर्टी के बेसिक्स में? बोलो। डीम्ड ओनर पढ़ लेना, 2 नंबर में एग्जाम में आया था एक बार, 2 मार्क्स में। मालिक ना होने पर भी मालिक माना जाता है, डीम्ड ओनर। जी हाँ बच्चों, टॉपिक पर आते हैं। एनुअल वैल्यू पढ़ाने जा रहे हैं, एनुअल वैल्यू। शुरू करें बच्चों, एनुअल वैल्यू, बोलो बोलो बोलो, शुरू करें एनुअल वैल्यू। हाँ हाँ भाई, बच्चे कह रहे हैं जी सर, एनुअल वैल्यू शुरू करें। आइए चलते हैं आगे। अब तक अब तक हम आपसे कह रहे थे मकानों के किराए पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगता है, याद है आपको? हाउस प्रॉपर्टी में क्या टैक्सेबल? मकानों का किराया टैक्सेबल। मगर नहीं बच्चों, मेरे शब्दों में कमियां थी, कमियां। तो अब तक हम कहते जा रहे थे कि मकानों से प्राप्त किराया हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल। अब हम शब्द अपना बदलेंगे, सुनना। अब हम ये नहीं बोलेंगे मकानों का किराया हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल, नया शब्द सुनना, और ये परफेक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है। मकानों की एनुअल वैल्यू पे टैक्स लगता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में किस पे टैक्स लगता है? मकानों की एनुअल वैल्यू पर। वो कमी वाले शब्द क्या थे? मकानों के किराए पे टैक्स लगता है हाउस प्रॉपर्टी में। मगर अब परफेक्ट शब्द क्या है? मकानों की एनुअल वैल्यू पे टैक्स लगता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक, अब हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, टाइप करके बताओ। हाउस प्रॉपर्टी में किस पे टैक्स लगता है? हमने 2-3 बार क्या रिपीट किया? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में किस पे टैक्स लगता है? पूरा बोलना, पूरा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में किस पर टैक्स लगता है? जी बिल्कुल सही सत्यम, आपने एकदम सही जवाब दिया। जो बच्चे कहते हैं एनुअल वैल्यू, नहीं पूरा बोलना था, पूरा। क्या बोलना था? मकानों की एनुअल वैल्यू पे टैक्स लगता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मकानों की
एनुअल वैल्यू पे टैक्स लगता है। एनुअल वैल्यू नहीं, मकानों की एनुअल वैल्यू पे टैक्स लगता है। सर ये एनुअल वैल्यू किसे कहते हैं? अच्छा, क्या बताना है सर? एनुअल वैल्यू किसे कहते हैं? हाँ भाई, एनुअल वैल्यू किसे कहते हैं? सुनना ध्यान से। एनुअल वैल्यू, अगर किसी मकान को 1 साल के लिए किराए पर उठा दिया जाए तो जितना किराया मिलने की संभावना है उसी को एनुअल वैल्यू कहते हैं। दोबारा सुनना, अगर किसी मकान को 1 साल के लिए किराए पर उठा दिया जाए तो जितना किराया मिलने की संभावना है उसको कहते हैं एनुअल वैल्यू। सुना क्या? अगर किसी मकान को 1 साल के लिए किराए पर उठा दिया जाए तो जितना किराया मिलने की संभावना है उसको एनुअल वैल्यू कहते हैं। बच्चों आपको हमने 3 बार डेफिनेशन बताई, आप बताओ आपको क्या लगा कि एनुअल वैल्यू एक वास्तविकता है या अंदाजा लगाया जा रहा है? एनुअल वैल्यू एक वास्तविकता है, रियलिटी है, या अंदाजा लगाया जा रहा है? अगर किसी मकान को 1 साल के लिए किराए पर उठा दिया जाए तो जितना किराया मिलने की संभावना है, उम्मीद है, उसे कहते हैं एनुअल वैल्यू। क्या लगा आपको? और सारे बच्चे कहते हैं सर दिस इज एस्टिमेशन, सर ये अंदाजा है। जी बिल्कुल सही बच्चों, ये अंदाजा है। एनुअल वैल्यू क्या है? एक अंदाजा है। जैसे अभी हम एक मकान में और हमने अंदाजा लगाया, यार अगर ये मकान किराए पर उठा दिया जाए तो इसे साल भर में 1,20,000 मिल जाएगा। तो हम अंदाजे लगा रहे हैं कि यार अगर इस मकान को किराए पर उठा दिया जाए तो इससे साल भर में 1,20,000 मिल जाएगा। तो ये एनुअल वैल्यू पता लगा रहे हैं। अगर किसी मकान को 1 साल के लिए किराए पर उठा दिया जाए तो जितना पैसा मिलने की संभावना है उसे कहते हैं एनुअल वैल्यू। अच्छा, तो एनुअल वैल्यू का मतलब आप समझ गए कि साल भर में मकान से जितना मिलने की उम्मीद है वो है एनुअल वैल्यू। अच्छा, आगे सुनिएगा अगली बात। सर एनुअल वैल्यू कैसे आती है? एनुअल वैल्यू कुछ किरायों की आपस में तुलना की जाती है। कुछ किरायों को आपस में कंपेयर किया जाता है। तो कुछ किराए हैं जिनको आपस में क्या करते हैं? कंपेयर किया जाता है। और जो किराया बेस्ट होता है वो बन जाता है एनुअल वैल्यू। दोबारा सुनना, कुछ किरायों को आपस में कंपेयर किया जाता है। कुछ किरायों को आपस में कंपेयर किया जाता है और जो किराया बेस्ट होता है वो एनुअल वैल्यू बनता है। तो इन चारों किरायों में जो बेस्ट है वो क्या बनेगा? एनुअल वैल्यू। बच्चों आप सोचो, कौन कंपेयर कर रहा है? हमें करना है कि इनकम टैक्स एक्ट को करना है? ये कंपैरिजन कौन कर रहा है? इनमें जो बेस्ट है एनुअल वैल्यू, ये बात कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं कि इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है। आज चल, अगर किसी मकान को एक बार, अरे आप तो मेरी बात को रिपीट कर रही हो। हाँ, तो हम बच्चों क्या पूछ रहे थे? हाँ, हमने कहा कि भाई ये कौन कंपेयर कर रहा है? बिल्कुल सही बच्चों, इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट कंपेयर कर रहा है कि देखो भाई, हम ना इन किरायों को आपस में तुलना करेंगे। तो हम इन किरायों के आपस में क्या करेंगे? तुलना करेंगे। और जो बेस्ट किराया होगा उसको क्या मान लेंगे? एनुअल वैल्यू। इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं। तो बच्चे बात बताओ, इनकम टैक्स वालों को इन सभी किरायों में सबसे सुंदर किराया कौन सा लगेगा? बोलो बच्चों, इनकम टैक्स वालों को इन सभी किरायों में सबसे सुंदर कौन सा किराया लगेगा? बोलो बोलो बोलो। और बच्चे कहते हैं सर ये तो नहीं, सर ये भी नहीं, सर ये वाला अति सुंदर 6 लाख। अच्छा बच्चों, इनकम टैक्स वालों को 6 लाख सुंदर लगा? हाँ सर, क्योंकि सर ये मोटा मुर्गा है, मोटा मुर्गा। टैक्स लगाएंगे मोटे मुर्गे पे, ज्यादा टैक्स मिलेगा। तो बच्चों बिल्कुल सही जवाब, सबसे मोटा मुर्गा सबसे सुंदर होता है। इनकम टैक्स को हमेशा सबसे मोटा मुर्गा पसंद आएगा और वही बन जाएगा एनुअल वैल्यू। इसका मतलब इस चैप्टर में क्या होने वाला है? विच एवर इज हायर, विच एवर इज ग्रेटर। आसान शब्दों में विच एवर इज मोटा मुर्गा, जो मोटा मुर्गा है वो एनुअल वैल्यू बनेगा। इनकम टैक्स वाले कहेंगे अच्छा अच्छा ये वाला ये सबसे सुंदर है, बाकी सब तो मरकुटहे हैं, हटाओ, इसी को मैनुअल वैल्यू मानेंगे। हाँ बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो इन किरायों की आपस में तुलना कर लो, जो बेस्ट है बन जाएगा एनुअल वैल्यू। अब सुनना बच्चों, इन चारों किरायों में एक किराया असली है, बाकी किराया अंदाजा है। हाँ, तो इन चारों किरायों में एक किराया असली है, बाकी सब अंदाजा है। कोई हमें बताए इन चारों किरायों में कौन असली है, कौन सा असली है?
और जवाब आया है, पहला जवाब कौन असली किराया है, नेहा यादव। चलो पहला जवाब नेहा का, बाकी बच्चे भी सही कहते हुए सर ये असली है, बिल्कुल सही जवाब, ये असली है। और बाकी बच्चों सब के सब जो बचे सब क्या है, एस्टिमेशन है। तो एक असली है, बाकी सब अंदाजा है। तो आप पता लगाएं बच्चों कि ये चारों किराए कौन तय करता है भाई, चारों किराए कौन तय करता है। ध्यान देना बच्चों, एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट दो लोग तय करते हैं, एक्चुअल रेंट दो लोग तय करते हैं, मकान मालिक और किराएदार, टेनेंट। तो एक्चुअल रेंट कौन तय करता है, दो लोग, मकान मालिक किराएदार। मकान मालिक 10,000 लूंगा, किराएदार 7,000 लूंगा। मकान मालिक 9,000 लूंगा, किराएदार 8 पे डन करो। चलो ना तुम्हारी ना हमारी 8,500, ठीक है साहब, जैसा आप बेहतर समझे, 8,500 पर मंथ। तो मकान मालिक और किराएदार आपस में मिल बांट कर बैठ कर क्या तय किए, एक्चुअल रेंट। सभी लोग बोलो कि एक्चुअल रेंट क्लियर है हमको, कि एक्चुअल रेंट कौन तय करता है, मकान मालिक और किराएदार तय करते हैं एक्चुअल रेंट। हाँ भाई बच्चे कह रहे हैं क्लियर है सर, एक्चुअल रेंट क्लियर है। हाँ बच्चों, एक्चुअल रेंट कौन तय करता है, मकान मालिक और किराएदार। क्या ये असली किराया है, बिल्कुल। इसका मतलब बाकी किराए सब अंदाजे हैं, अंदाजे। चलो पता लगाएं, म्युनिसिपल वैल्यू कौन तय करता है, म्युनिसिपल वैल्यू। बच्चों म्युनिसिपल वैल्यू नगर पालिका तय करता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तय करता है। तो म्युनिसिपल वैल्यू कौन तय करता है, नगर पालिका तय करता है, नगर पालिका, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक बच्चों, गांव गांव का डेवलपमेंट पंचायत का काम होता है, लेकिन शहर का डेवलपमेंट नगर पालिका का काम होता है, लोकल अथॉरिटी का काम होता है। बच्चों शहर का डेवलपमेंट नगर पालिका का काम होता है। जितने भी मकान होते हैं सबका रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होता है बच्चों, नगर पालिका में। ठीक, जितने भी शहर के मकान है सबका रजिस्ट्रेशन नगर पालिका में होता है, सबका। हम बच्चों से एक सवाल पूछते हैं, एक बात बताओ, अगर किसी का मकान नगर पालिका में रजिस्टर्ड नहीं है तो उस मकान को क्या माना जाएगा। अगर हाँ चलो देखो जवाब आ गया, जवाब आ गया। किसने दिया, बहुत लोगों ने दिया, किसको किसको पढ़े। पहला जवाब सत्यम का, दूसरा नेहा का। हाँ, हमने एक बात बताओ कि अगर नगर पालिका में कोई मकान रजिस्टर्ड नहीं है तो वो मकान क्या है, तो जवाब आया अवैध है, अवैध। ठीक, चलो आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक है कंगना रनावत, सुना है बच्चों, एक है कंगना रनावत। तो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट लेडी है। तो मुंबई में, आप सभी जानते हो कि मुंबई में जो नगर पालिका है उसका नाम क्या है, बीएमसी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो बीएमसी नाम है। तो बीएमसी वाले मुंबई में कंगना के ऑफिस पहुंचे और वहां पर एक कमरा तोड़ दिया। तो बीएमसी वाले कंगना के ऑफिस पहुंचे, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले, और कंगना का ऑफिस तोड़ दिया। कंगना गई हाईकोर्ट वगैरह सबका चक्कर लगाई, फायदा नहीं हुआ। तो बच्चों कैसे बीएमसी वालों ने कंगना के ऑफिस का एक कमरा तोड़ दिया, क्योंकि वो क्या था, इलीगल, क्योंकि उसका रिकॉर्ड नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन नहीं था उस कमरे का। तो अगर आपका नक्शा वगैरह, मकान वगैरह नगर पालिका में दर्ज नहीं है बच्चों, तो आपका मकान क्या हो जाता है, इलीगल। ठीक, फाइनली टॉपिक पर आते हैं जी। तो नगर पालिका, शहर के सारे मकान कहाँ रजिस्टर्ड हैं, नगर पालिका के पास। तो बच्चों नगर पालिका को सब पता है कि शहर में कौन कौन सा मकान कहाँ पर है। तो नगर पालिका बोला अच्छा वो वाला मकान उस एरिया में है। तो नगर पालिका बोला मेरे हिसाब से वो मकान साल भर में 1.5 लाख रुपया दे सकता है, किराए पे उठ सकता है। तो नगर पालिका अंदाजा लगा रहे हैं। तो म्युनिसिपल वैल्यू कौन तय करता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका। मेरे हिसाब से उस एरिया में वो मकान साल भर में इतना मिल जाना चाहिए, तो यह म्युनिसिपल वैल्यू। क्या नगर पालिका को आना पड़ता है, नहीं आएगा क्यों, मकान का जो है पूरा रिकॉर्ड उनके पास है, लोग खुद ही रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के गए हैं। तो नगर पालिका अंदाजा लगा लेगा कि साल भर में कितना पैसा मिलने की संभावना है। तो नगर पालिका, जैसे दिल्ली की बात कर लो, एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। कुछ लोग तो कहते हैं मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट अच्छा, तो दिल्ली वाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, मुंबई वाला बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इलाहाबाद वाला इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, लखनऊ वाला लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, मीन्स जौनपुर वाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ जौनपुर। तो बच्चों ये सब नगर पालिकाएं हैं।
और नगर पालिका मेरे हिसाब से ये मकान साल भर में इतना रुपया दे सकता है, किराए पे उठ सकता है, तो ये हो गया म्युनिसिपल वैल्यू। तो क्या बच्चों को क्लियर हो गया कि एक्चुअल रेंट कौन तय करता है? मकान मालिक और किराएदार। और म्युनिसिपल वैल्यू कौन तय करता है? नगर पालिका। ठीक, तीसरा सुनना, फेयर रेंट कौन तय करता है? बच्चों फेयर रेंट तय करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो फेयर रेंट कौन तय करता है बच्चों? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब आप कहोगे सर मकान मालिक किराएदार मिल बैठ के एक्चुअल रेंट तय कर दिए, नगर पालिका के पास मकान का रिकॉर्ड था, उसने बैठे बैठे म्युनिसिपल वैल्यू तय कर दी। सर भला इनकम टैक्स वाले कैसे तय कर दिए? इनकम टैक्स वालों को कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरा मकान कितना किराए पे उठना चाहिए? चलो सुनना कि फेयर रेंट कौन तय करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो भला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलता है कि आपके मकान का कितना किराया मिलने की संभावना है? बच्चों असेसिंग ऑफिसर, कर निर्धारण अधिकारी आपके मोहल्ले, आपके कॉलोनी में आते हैं। तो इनकम टैक्स ऑफिसर आपके मोहल्ले में आते हैं और वो आपके मकान को देखते हैं। ठीक, तो वो आपके मकान को देखते हैं, फिर आपके मोहल्ले में घूमते हैं, आपके मोहल्ले में घूमते हैं और आपसे मिलते जुलते मकान भी देखते हैं। तो इनकम टैक्स वाले आए, आपके मकान की शक्ल देखी, आपसे मिलते जुलते बाकी मकान की शक्ल देखी और आपसे मिलते जुलते मकानों का किराया पूछा। तो लोगों ने बताया मिलते जुलते मकान का किराया 1 लाख, किसी का बताया 1,10,000, किसी का बताया 90,000। तो उनको आइडिया लग गया कि यार इससे मिलता जुलता मकान लगभग 90,000 से 1,10,000 के आसपास है। तो उन्होंने कह दिया भाई मेरे हिसाब से तुम्हारे जैसे मकान का किराया लगभग 1 लाख है, तुम्हारा भी इतना होना चाहिए। तो ऐसे बोल के चले जाते हैं और फेयर रेंट तय हो जाता है। तो वो हमारे मोहल्ले में आते हैं आयकर अधिकारी और हमारे मोहल्ले में हमारा मकान देखते हैं, हमसे मिलते जुलते मकान देखते हैं, कहते हैं कि वो सारे मकान लगभग इतने पर है, तुम्हारा भी इतना होना चाहिए। तो ये हो जाता है फेयर रेंट। बोलो फेयर रेंट क्लियर बच्चों कि कैसे फेयर रेंट तय हुआ? वो आए थे, चेक किए थे, तब हमारे जैसे मकानों किराया बता के गए। तो फेयर रेंट कौन तय करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। चलो आगे चलते हैं बच्चों। स्टैंडर्ड रेंट ये कौन तय करता है? स्टैंडर्ड रेंट, रेंट कंट्रोल एक्ट 1972, किराया नियंत्रण अधिनियम 1972। बच्चों यानी ये स्टैंडर्ड रेंट कौन तय करता है? किराया नियंत्रण अधिनियम। किराया नियंत्रण अधिनियम, अधिनियम माने एक्ट, माने कानून, लॉ। ठीक है, तो एक्ट का, अधिनियम का मतलब क्या होता है? लॉ, कानून। तो बच्चों स्टैंडर्ड रेंट कौन तय करता है? स्टैंडर्ड रेंट रेंट कंट्रोल एक्ट वाले तय करते हैं, रेंट कंट्रोल एक्ट वाले। दोनों क्लियर है बच्चों कि मकान मालिक किराएदार एक्चुअल रेंट, नगर पालिका वाले म्युनिसिपल वैल्यू, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले फेयर रेंट, और रेंट कंट्रोल एक्ट वालों ने स्टैंडर्ड रेंट तय किया, स्टैंडर्ड रेंट। अच्छा बच्चों को और बात सुन लेना, बहुत बड़ा भारत है, बहुत बड़ा भारत है, लेकिन भारत के हर शहर में रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं है। तो भारत के हर शहर में रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं है। जहां किराएदार ज्यादा होते हैं वहां ये एक्ट, ये कानून लागू है। जहां किराएदार बहुत कम होते हैं वहां ये एक्ट लागू नहीं है। क्लियर बच्चों? तो रेंट कंट्रोल एक्ट क्या तय करता है? स्टैंडर्ड रेंट। क्या ये एक्ट भारत के हर शहर में लागू है? भारत में हजारों शहर हैं, नहीं नहीं, भारत के हर शहर में लागू नहीं है। जहाँ किराएदार ज्यादा है वहां लागू है, जहाँ किराएदार कम है वहां लागू नहीं है। अच्छा बच्चों अगली बात करते हैं। अगली बात, तो सर ऐसा क्यों कि जहाँ किराएदार ज्यादा है वहां लागू है, जहाँ किराएदार कम है या नहीं है वहां लागू नहीं है? देखो बच्चों, किराएदार ज्यादा तो मकान मालिक किराएदार बवाल ज्यादा, और बवाल ज्यादा तो कानून चाहिए। किराएदार कम या नहीं है तो बवाल कम, और बवाल कम तो कानून नहीं चाहिए। बोले समझ बात आई आपको कि जहां ज्यादा किराएदार वहां बवाल ज्यादा, झगड़े ज्यादा, मकान मालिक किराएदार विवाद ज्यादा, तो एक्ट चाहिए। और जहां पर किराएदार बहुत कम, बवाल कम, झगड़े कम, तो वहां ये एक्ट नहीं चाहिए। तो भारत के हर शहरों में ये एक्ट लागू नहीं होता। ठीक, किराएदार ज्यादा है लागू होता है, किराएदार कम है लागू नहीं होता।
तो कुछ शहर में किराएदार ज्यादा ही होते हैं, जैसे मुंबई की बात कर लो। हाँ, मुंबई बहुत बहुत ज्यादा किराएदार बच्चों, मुंबई में बहुत ज्यादा किराएदार। वहाँ इनकम का सबसे तगड़ा जरिया क्या है? रेंट। वहाँ हर आदमी, लगभग हर आदमी अपने मकान को किस पे दे के बैठा है? रेंट पर। अपने खुद कोठरी में रह लेंगे थोड़े में, मगर मकान किराए पर दिए कि कम से कम आ तो रहा है 10-20 हजार, 8 हजार, 10-12 हजार, 9 हजार। तो वहां लोग अपने कैसे भी मैनेज करके मकान किराए पर देते हैं। तो हम बच्चों अब तक मुंबई 2 बार जा चुके हैं। पहली बार गए थे तो आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्या देख रहे हैं। हमने सुना था खोली होती है, हमने सुना था चाली होती है, सुना था। भैया जाकर देखा पहली बार, तो जितना सुना था उससे खतरनाक देखा। खोली देखी, चाली देखी, बाप रे इतने कम में लोग कैसे रहते हैं। एक तो खोली देखी बच्चों। एक आदमी सो रहा था अपनी खोली में, ठीक, एक साहब सो रहे थे। एक सो रहे थे, सोते सोते जो है एकदम उनको जमाई माई आ गई, अपना पैर फैला दिए। अपना पैर फैला दिए, उनका पैर दूसरी खोली में घुस गया। दूसरी खोली वाला चिल्ला रहा है, अरे अपना पैर पीछे करो, मेरी खोली में आ गया। तो समझ लो कि कितनी बड़ी खोली रही होगी उनकी, क्या टांग फैला दी दूसरे में घुस गई। तो कुछ शहर में किराएदार कुछ ज्यादा ही होते हैं भाई। इनकम का मेन सोर्स होता है किराया। आइए टॉपिक पे लौटते हैं। जी हाँ, टॉपिक ये था बच्चों कि स्टैंडर्ड रेंट कौन तय करता है। अब आप बोलो ना। क्या बताया आपने, बताओ कि स्टैंडर्ड रेंट कौन तय करता है। बिल्कुल सही, रेंट कंट्रोल एक्ट, किराया नियंत्रण अधिनियम। और क्या ये भारत के हर शहर में लागू है? क्या ये कानून, क्या ये लॉ भारत के हर शहर में लागू है? नहीं सर, कहीं कहीं लागू है, कहीं कहीं नहीं लागू है। किराएदार ज्यादा है तो लागू है, किराएदार बहुत कम है तो लागू नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने कि किराएदार ज्यादा है तो एक्ट लागू है, किराएदार कम है तो एक्ट लागू नहीं। ठीक। अच्छा बच्चों, आप कहोगे सर क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है कि रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं है? हाँ बच्चों, बिल्कुल फर्क पड़ता है। जब आप एग्जाम में न्यूमेरिकल लगाओगे, न्यूमेरिकल, अगर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है तो आप अलग स्टेप्स लगाओगे, अगर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं है तो आप अलग स्टेप्स लगाओगे। सुना आपने कि आपके न्यूमेरिकल लगाने का, सवाल लगाने का तरीका बदल जाएगा। एक्ट लागू है तो अलग तरीका, एक्ट लागू नहीं है तो अलग तरीका। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी किसी भी सवाल को लगाने से पहले पहले आपको सोचना होगा, यार एक्ट लागू है कि एक्ट लागू नहीं है। ठीक, सोचना पड़ेगा आपको। अच्छा भाई, तो सर हम एग्जाम में कैसे पहचानेंगे कि एक्ट लागू है कि एक्ट लागू नहीं है? सर हम एग्जाम में कैसे पहचानेंगे कि किराया नियंत्रण अधिनियम लागू है कि किराया नियंत्रण अधिनियम लागू नहीं है? बच्चों, हम स्टैंडर्ड रेंट से पहचानेंगे। हम स्टैंडर्ड रेंट से पहचानेंगे। अगर स्टैंडर्ड रेंट दिया है तो रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है। अगर स्टैंडर्ड रेंट गायब है तो रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं है। बोलो बच्चों, सुना आपने कि कौन से किराया ढूंढना? स्टैंडर्ड रेंट। अगर स्टैंडर्ड रेंट मिल गया तो रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है। अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं मिला तो रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए कि स्टैंडर्ड रेंट मिलना चाहिए, तब तो रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है, कवर्ड। और अगर स्टैंडर्ड रेंट नहीं मिला तो रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं है। चलो, हमें लगता है बच्चों ने समझ लिया। अब बच्चों से मेरा क्वेश्चन, बच्चों हम और मैक्सिमम आप बच्चे, हम सब इस समय जौनपुर शहर में हैं, जौनपुर सिटी। ठीक, बनारस से 64 किलोमीटर के आसपास दूर हैं हम लोग। तो जौनपुर शहर, क्या यहाँ रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है कि नहीं है? बच्चों क्या कहते हो? बोलो बोलो, क्या कहते हो? अरे बच्चे क्या कहते हैं? नहीं, हाँ नहीं, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं। और और एक लोग बोले जी। ठीक है, मैक्सिमम नहीं वाले हैं। बच्चों जौनपुर में रेंट कंट्रोल एक्ट, नाम लिख दे रहे हैं, नाम, शहरी किराया नियंत्रण अधिनियम, जौनपुर वाले का नाम लिख रहे हैं, जौनपुर वाले का नाम लिख रहे हैं, 1972। लो भैया, लिख दिया। तो बच्चों अब बोलो, जौनपुर में रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है? सर यहाँ किराएदार है? अरे भैया, यहाँ सदर हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यहाँ पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है। यहाँ इतने सारे कॉलेजेस हैं। अरे जौनपुर ठीक ठाक डेवलप है भाई। शाहगंज से बेहतर है, मछली शहर से बेहतर है, केराकत से बेहतर है, मड़ियाहू से बेहतर है, बहुत सारे गांव वगैरह उससे बेहतर है। हाँ भाई, यहाँ बहुत किराएदार है बच्चों।
आपने सुना नहीं है, 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट करवा लो? ये क्या है, किस कानून के तहत हो रहा है भाई 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट? नहीं सुना आपने? हाँ, अरे ये रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत ही लोग कचहरी जाके करवाते हैं रेंट एग्रीमेंट। आंचल कह रही है मड़ियाहू सिटी नहीं है। अब जो भी हो भाई, सिटी नहीं है, गांव नहीं है, हमें नहीं मालूम। चलिए टॉपिक पे आते हैं। अब जैसे उधर मलनी है, मलनी, आप बताओ मलनी में कोई किराए पे जाके रहेगा? बोलो, मलनी में कोई जाके किराए पे रहेगा? नहीं ना। मलनी में, कुटहन में, तो गांव में कौन किराए पे जाके रहेगा भाई? गांव में लोगों के पास तो खुद का मकान होगा, नहीं है तो वहां पे किराए पे रहेंगे। मतलब हर जगह पूरे भारत में गांव देहात वहां थोड़ी ना लागू है रेंट कंट्रोल एक्ट, शहर भर में लागू होता है, और शहर भी थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। हाँ बच्चों, टॉपिक पर आते हैं। जी हाँ, आपको पता है जौनपुर जिले की जो आबादी है वो 45 लाख प्लस है, 43 लाख से भी ज्यादा है डिस्ट्रिक्ट की आबादी। चलो टॉपिक पर आते हैं बच्चों। क्या आपने जान लिया कि कौन सा रेंट कौन तय करता है? बोलो 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 कि क्या आपने समझ लिया कि कौन सा रेंट कौन तय करता है? हाँ, हाँ भाई बच्चे कह रहे हैं जी सर, हमने समझ लिया कि कौन सा रेंट कौन तय करता है। ठीक है, आइए। मकान मालिक, किराएदार, एक्चुअल रेंट, नगर पालिका, म्युनिसिपल वैल्यू, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, फेयर रेंट, और रेंट कंट्रोल एक्ट, स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, आगे सुनना। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एनुअल वैल्यू पे टैक्स लगता है। जी हाँ, एनुअल वैल्यू पे टैक्स लगता है। सर ये क्या है? एक दो तीन, हाँ हाँ बच्चों सुनना। मकान को तीन प्रकार से यूज किया जा सकता है। मकान को तीन प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरा मकान है, मैंने उसको किराए पर दे दिया। तो मेरा मकान है, मैंने उसको किराए पर दे दिया। तो बोलो बच्चों, हर महीने किराया आता है? मेरा मकान मैंने किराए पर दे दिया तो हर महीने किराया आता है? हाँ सर आता है। अच्छा, मेरा मकान है और मैं अपने मकान में खुद रहता हूँ। बोलो बच्चों, किराया आता है? मैं अपने मकान में खुद रहता हूँ, किराया आता है? ना सर नहीं आता। अच्छा, मेरा मकान है और मैं अपने मकान में खुद का बिजनेस या प्रोफेशन चलाता हूँ, खुद की दुकान खोल ली है, खुद का व्यापार या पेशा चलाता हूँ। तो बच्चों, मैं अपने बिजनेस, मैं अपने मकान में खुद की दुकान डाल दिया, खुद का पेशा डाल दिया। तो क्या किराया आता है? किराया, क्या रेंट आता है? किराया आता है? नहीं। ठीक, तो बच्चों किराए पर लगा दिए, किराया आएगा तो बोलो टैक्स लगेगा? टैक्स लगेगा ना। किराए पर उठा दिया, हाँ, तो एनुअल वैल्यू, यस, एनुअल वैल्यू होगी, टैक्स लगेगा। किराए पर उठा दिए, किराया कमाते हो, एनुअल वैल्यू, यस, टैक्स लगेगा। खुद रहते हो, किराया नहीं आता, किराया नहीं आता तो काहे बात का टैक्स? एनुअल वैल्यू शून्य, जीरो, टैक्स फ्री, टैक्स फ्री, टैक्स फ्री। खुद रहते हो, किराया नहीं आता, टैक्स फ्री। खुद का बिजनेस करते हो तो किराया कहाँ आता है? किराया नहीं आता, एनुअल वैल्यू जीरो, एनुअल वैल्यू जीरो, टैक्स नहीं लगेगा। तो बोलो बच्चों क्लियर, रहने वाले पे टैक्स नहीं लगेगा, किराया आता ही नहीं। बिजनेस प्रोफेशन वाले पे टैक्स नहीं लगेगा, किराया आता ही नहीं। और जिसको किराए पर लगाए हो, किराया आता है तो टैक्स लगेगा। तो बच्चों समझ गए बात? हाँ, हाँ, कि टैक्स किस पर लगता है? टैक्स केवल ऐसे मकान पर लगता है जिससे किराया मिलता है। तो टैक्स किस पर लगता है? केवल ऐसे मकान पर टैक्स लगेगा जिससे किराया मिलता है। ठीक है, ना रहने वाले मकान पे टैक्स लगता और ना किराए वाले मकान पर, सॉरी, ना खुद के बिजनेस या प्रोफेशन वाले मकान पर टैक्स लगता। अच्छा बच्चों, दूसरी बात सुनना। हमारे पास मकान है तो क्या वो मकान कुछ खर्चा वर्चा करवाता होगा मेंटेनेंस पर? क्या उस मकान पर हमारे कुछ नुकसान वगैरह होते होंगे? अगर हमारे पास एक मकान है बच्चों, तो क्या उसके मेंटेनेंस पे कुछ खर्चा होता होगा? क्या हम मकान के संबंध में कुछ नुकसान झेलते होंगे? बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर हमें नुकसान है, अगर हमारा खर्चा है मकानों के संबंध में, तो हमें तो टैक्स में छूट मांगना चाहिए ना बच्चों? बोलो, हमें इनकम टैक्स एक्ट से क्या मांगना चाहिए? टैक्स में छूट मांगना चाहिए। साहब मेरा मकान है ना, बड़े खर्चे कराता है मेंटेनेंस पर, साहब मेरा मकान है ना बड़े नुकसान कराता है, मुझे टैक्स में छूट दो। देखना देखना देखना, किराए वाले मकान पर टैक्स में छूट, डिडक्शन माने टैक्स में छूट मिलेगी, मिलेगी। तो किराए वाले मकान में आपको टैक्स में छूट मिलेगी, मिलेगी। रहने वाले मकान में भी आपको टैक्स में छूट मिलेगी, तो किराए वाले में भी आपको टैक्स में छूट मिलेगी और रहने वाले मकान में भी आपको टैक्स में छूट मिलेगी। लेकिन बच्चों,
जिस मकान में मैं अपना बिजनेस या प्रोफेशन चलाता हूं, उस मकान पर आपको कोई टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। तो जिस मकान में आप खुद का व्यापार या पेशा करते हो, वहां पर आपको टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। नो नो नो। तो क्या बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि किराए वाले मकान में भी यस डिडक्शन मिलेगी, टैक्स में छूट मिलेगी, रहने वाले मकान में भी यस टैक्स में छूट मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी, लेकिन खुद के व्यापार या पेशे वाले मकान में डिडक्शन नो नो नो, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो बच्चों, टैक्स लगेगा, टैक्स में छूट मिलेगी किराए वाला मकान, टैक्स भले ना लगे बट टैक्स में छूट मिलेगी रहने वाला मकान, ना टैक्स लगेगा ना टैक्स में छूट मिलेगी खुद के बिजनेस या प्रोफेशन वाला मकान। अब बताओ बच्चों में एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इग्नोर, बकवास, बेकार। यार जब टैक्स नहीं लगना, जब टैक्स में छूट नहीं मिलनी, टैक्स नहीं लगना नो कैलकुलेशन, टैक्स में छूट नहीं मिलनी नो कैलकुलेशन। तो ना तो टैक्स लगना ना तो टैक्स में छूट मिलनी, नो कैलकुलेशन। तो क्या एग्जाम में हम ऐसे ऐसे मकान को इग्नोर कर दें? यार जब बिजनेस प्रोफेशन वाला मकान, यार ना टैक्स लगता है ना टैक्स में छूट मिलती है, कैलकुलेशन करना ही नहीं है तो ध्यान देने की आवश्यकता है ही नहीं, तो एग्जाम में कौन सा मकान मेरे लिए बेकार है हो गया? जिस मकान में मैं खुद का बिजनेस या प्रोफेशन करता हूँ, वो मकान मेरे लिए बकवास है, टैक्स लगना नहीं, टैक्स में छूट मिलनी नहीं, तो मकान मेरे लिए बकवास है। तो बताओ बच्चों, क्या आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक भी क्लियर है? बोलिए। हाँ भाई, बच्चे कह रहे हैं जी सर कि यहाँ तक भी मामला क्लियर है। अच्छा अच्छा अच्छा, आगे चलते हैं बच्चों। एक सवाल, तो ये इग्नोर ना बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं, ये इग्नोर। मैं खुद का बिजनेस प्रोफेशन करता हूँ, हाँ मैं खुद का बिजनेस प्रोफेशन करता हूँ, तो टैक्स भी नहीं लगना, टैक्स में छूट भी नहीं मिलनी, इग्नोर। लेकिन बच्चों न तो आप इसको इग्नोर करना और न तो आप इसको इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ टैक्स भी लगेगा किराए वाले मकान पर और टैक्स में छूट भी मिलेगी, और टैक्स लगेगा तो एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन, और टैक्स में छूट मिलेगी तो उसका भी कैलकुलेशन। अच्छा यहाँ देखना, रहने वाला मकान, टैक्स भले ना लगे तो कैलकुलेशन तो नहीं होगा, टैक्स नहीं लग रहा है तो कैलकुलेशन तो नहीं हो रहा है, लेकिन टैक्स में छूट मिल रही है कैलकुलेशन तो हो रहा है। समझ रहे हैं कि यहाँ आधी आधा मामला तो साफ है, टैक्स नहीं लगना है, ठीक है, नो कैलकुलेशन, लेकिन टैक्स में छूट तो मिलेगी ना, हाँ तो होगा कैलकुलेशन। इसका मतलब आप इन दोनों को इग्नोर नहीं कर सकते, किराए वाले मकान में भी कैलकुलेशन है और रहने वाले मकान में भी भले टैक्स ना लगे लेकिन टैक्स में छूट मिलती है तो कैलकुलेशन। क्या आपके दिमाग में एक बात आती है? आपके दिमाग में एक बात आती है क्या कि सर ये मेरे समझ में नहीं आया? ये तो समझ में आ गया, क्यों? ये टैक्स देगा तो टैक्स में छूट भी पाएगा, ये टैक्स देगा तो ये टैक्स में छूट भी पाएगा, लेकिन सर जब ये टैक्स नहीं दे रहा है तो इसको टैक्स में छूट क्यों मिल रही है? जब ये टैक्स नहीं दे रहा है तो उसको टैक्स में छूट क्यों मिल रही है? तो बताओ बच्चों, क्या आपके दिमाग में बात आती है कि सर इनकम टैक्स वाले बड़ा दयावान हो गए भाई, किराए वाला मकान, किराए वाला मकान इनकम टैक्स वाले खुश है, यार तुम तो टैक्स देते हो तो चलो हम भी तुम्हें टैक्स में छूट देंगे। तो इनकम टैक्स वाले क्या बोले, यार तुम तो टैक्स दे रहे हो तो चलो हम भी तुम्हें टैक्स में छूट दे रहे हैं, तो यहाँ तो मामला सही है, टैक्स भी मिल रहा है तो चलो टैक्स में छूट भी ले लो। लेकिन यहाँ इनकम टैक्स वाले तो नाराज होना चाहिए ना, नाराज कि यार बताओ, एक तो तुम टैक्स देते नहीं और टैक्स में छूट देनी पड़ रही है। तो क्वेश्चन है ना कि सर ये क्या, ये टैक्स नहीं दे रहा है तो इसको टैक्स में छूट क्यों दी जा रही है? ठीक, किस बात की छूट, किस बात की छूट? तो सुनना बच्चों कि सर रहने वाला मकान टैक्स में छूट क्यों मिल रही है, सुनिएगा। अक्सर लोग अपना मकान खरीदते हैं, बनवाते हैं उधार लेकर, बैंक से लोन लेकर, सुना है हाउसिंग लोन, नाम सुना है कि नहीं, हाउसिंग लोन। ये अक्सर लोग क्या करते हैं, अपना मकान बैंक से कर्ज लेकर बनवाते हैं। तो बताओ बच्चों, क्या वो लोग बैंक को इंटरेस्ट पे करते होंगे कि नहीं इंटरेस्ट? मैंने ना बैंक से हाउसिंग लोन लिया, अपना मकान खरीदा बनवाया, लेकिन बैंक को मैंने हर साल इंटरेस्ट भरा, ठीक, तो मैंने बैंक को हर साल इंटरेस्ट भरा। तो हमारी भारत सरकार, हमारी केंद्र सरकार या कह लो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट,
इनकम टैक्स एक्ट आपको क्या दे रहा है? टैक्स में छूट। ठीक है, तो अच्छा तुमने मकान बनवाया, लोन लेकर, लोन पे ब्याज भरा, ठीक है, ब्याज भरा, छूट ले लो। तो क्या सारे बच्चे समझ गए कि किस बात की छूट मिल रही है? कि अगर आप रहने वाले मकान में लोन लिए हैं, लोन पे ब्याज भरे हैं, तो ब्याज की छूट मिलेगी। मगर अभी भी सवाल वही है, सर क्यों छूट मिलेगी? छूट क्यों मिलेगी? टैक्स तो नहीं भर रहा है ना, तो इतना एहसान क्यों किया जा रहा है? भारत सरकार इतना मेहरबान क्यों है? इनकम टैक्स वाले इतना मेहरबान क्यों है? फाइनेंस मिनिस्ट्री इतना मेहरबान क्यों है? जब वो टैक्स नहीं दे रहा है तो उसे टैक्स में छूट क्यों दी जा रही है? अच्छा बच्चों, आप सोचो, क्या सरकार चाहती है कि लोग लोन लें और मकान बनवाएं, और मोटिवेट कर रही है, लोन लो, लोन लो ना, लोन लो, लोन लो, मकान बनवाओ, ब्याज भरो, छूट देंगे। बच्चों, भारत सरकार क्या चाहती है? यार तुम लोन लो, तुम मकान बनवाओ, तुम लोन लो, तुम मकान बनवाओ, ब्याज भरोगे, हम टैक्स में छूट देंगे। मतलब भारत सरकार मोटिवेट कर रही है, भैया लोन लो, मकान बनवाओ, ब्याज भरो, टैक्स में छूट लो। और लोग लोन ले भी रहे हैं यार, भले लोग के लोन से मकान भी बन गया और इंटरेस्ट भरा तो टैक्स में छूट भी मिल गई। तो भारत सरकार चाहती है लोग मकान बनवाएं। तो आप पता लगाएं कि लोग मकान बनवाएंगे, अगर लोग मकान बनवाएंगे तो भारत सरकार का क्या फायदा होगा? तो आप एक बात मानते हो, एक मकान एक मकान बनवाने में अरे कम से कम 20 लाख का खर्चा आता होगा, लगभग, आगे पीछे, कम से कम। एक मकान बनवाने में कम से कम ठीक ठाक लगभग 20 लाख का खर्चा आता होगा, आगे पीछे 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, कि सर एक मकान बनवाने में 20 लाख का खर्चा आता है। बच्चों, जब मकान बनता है, क्या मजदूरों को रोजगार मिलता है? हाँ। क्या मिस्त्री को रोजगार मिलता है? हाँ। क्या गाटर पटिया छड़ कंक्रीट बिकते हैं, किसी को फायदा होता है? हाँ। क्या सीमेंट वगैरह बिकते हैं, ईंट वगैरह बिकती है? हाँ। क्या बहुत सारे मटेरियल बिकते हैं? हाँ। क्या उन पर जीएसटी होता है? हाँ। क्या व्यापारी भी कमाता है, सरकार को टैक्स भी मिलता है? हाँ। क्या एक मकान बनने से बहुत लोगों को रोजगार मिलता है, कमाई होती है? बोलिए। हाँ, कि एक मकान बनने से मजदूर ने कमाया, मिस्त्री ने कमाया, ट्रैक्टर वाले ने कमाया, ट्रॉली वाले ने कमाया, ईंट वाले ने कमाया, कंक्रीट वाले ने कमाया, सीमेंट कंपनी ने कमाया, और हर चीज पर, सीमेंट वगैरह पर, सब पर जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सरकार ने भी कमाया। तो एक मकान बनता है, इतना सारा, सोचिए कि इकोनॉमी में कितने लोग की जेब में पैसा गया। तो अगर देश में बच्चों हजारों लाखों मकान बनेंगे, तो सोचो इकोनॉमी कितना बूस्ट करेगी, कितना ऊपर जाएगी। बोलो है कि नहीं, कि इकोनॉमी कितना बूस्ट करेगी, कितना ऊपर जाएगी। चलो बच्चे इस बात सबको समझ गए कि हाँ सर, देश में मकान बनेगा तो बहुत लोग को रोजगार मिलेगा, और जो मकान बनवा रहा है वो तो पैसे वाला है, लेकिन उसकी जेब से पैसे निकल के दूसरों की जेब में आए, जो पैसे कहीं पड़े हुए थे वो इकोनॉमी में आए, सबकी जेब भरी, इकोनॉमी बूस्ट करेगी। ये तो पॉजिटिव ग्रोथ की तैयारी है भाई। इसका मतलब मकान बनने चाहिए बच्चों, देश में मकान बनने चाहिए, जितने मकान बनेंगे उतना इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो गवर्नमेंट मोटिवेट कर रही है, लोन लेके बनाओ, लोन लेके बनाओ, हम तुम्हें टैक्स में छूट देंगे। चलो, तो बच्चे समझ गए कि गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि मकान बने। ठीक, मकान क्यों बने, क्यों जरूरी है। और बच्चों, मकान जब बनता है तो जिसका मकान बना उसकी आइडेंटिटी भी तो हो गई, उसकी पहचान भी तो हो गई। हाँ, जिसका मकान बना उसकी आइडेंटिटी भी तो हो गई, पहचान भी तो हो गई। यहाँ भाई ये आदमी यहाँ रहता है, और जिसके पास मकान नहीं है वो बहुत खतरनाक लोग होते हैं बच्चों। जिनके पास मकान नहीं होता वो बहुत खतरनाक लोग होते हैं। हाँ, वो कोई भी क्राइम कर सकते हैं, कोई भी क्राइम कर सकते हैं। कभी जाकर देखा है स्टेशन के आसपास, देखा है रेलवे मतलब बस स्टैंड के आसपास और वो रेलवे स्टेशन के आसपास कुछ लोग रात भर वहीं सोते रहते हैं, रोज वहीं सोते रहते हैं। और बच्चों रोज वहीं सोते रहते हैं, मकान नहीं उनके पास, ठीक, रोज सोते हैं, बाल गंदे, बिल्कुल दाढ़ी बढ़ी हुई। क्या उनको कोई पहचान पाएगा? सारे के सारे एक जैसे लगते हैं, सब के सब एक जैसे लगते हैं। या तुम नहाए नहीं हो, धोए नहीं हो, गंदे हो, बिल्कुल दाढ़ी उगी हुई है, तो शक्ल पहचानने में नहीं आ रही है, और तुम्हारे पास मकान भी नहीं है, तुम तो क्राइम वगैरह कर सकते हो। लेकिन जिसके पास मकान होगा उसके पास पहचान होगी, क्राइम करेगा भी तो पकड़ा जाएगा, मन ही नहीं करेगा क्राइम करने का। मतलब देश में मकान होना चाहिए, मकान भाई होना चाहिए। तो फाइनली आप यहाँ तक की चर्चा समझ गए होंगे। आइए आगे चलते हैं बच्चों। किराए वाला मकान, टैक्स भी लगेगा, टैक्स में छूट भी मिलेगी। रहने वाला मकान, हाँ टैक्स मत दो लेकिन टैक्स में छूट देंगे, लेकिन टैक्स में छूट देंगे। तुम लोन लो, मकान बनवाओ, ब्याज भरो, टैक्स में छूट देंगे। बिजनेस प्रोफेशन वाला मकान, ना भाई, ना टैक्स लगना, ना टैक्स में छूट मिलनी, इग्नोर इग्नोर इग्नोर। ठीक, जरूरी नहीं सर वो क्राइम ही करे, सत्या मिश्रा।
सत्यम हमने बताया कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी, ठीक, मोस्ट प्रोबेबिलिटी। एक आदमी के पास मकान नहीं है, वो अपना घर यानी वो कहीं का थोगा छोड़कर आया है। सत्यम कह रहे हैं जरूरी नहीं कि वो क्राइम करे, चलो एक काम करते हैं, बहस नहीं करेंगे, ठीक है, सॉरी गलती हो गई, क्राइम नहीं करेगा, ठीक है, बिना वजह क्या बहस करें फालतू टॉपिक पर। हाँ बच्चों आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अब कौन सा मकान सीखा जाए, लेट आउट। कौन सा मकान सीखा जाए, लेट आउट। जी हाँ, तो लेट आउट हाउस देखिएगा, मतलब किराए वाला मकान। और हम सिखाने जा रहे हैं एनुअल वैल्यू कैसे निकालो। अभी क्या सिखाने जा रहे हैं, किराए वाले मकान की एनुअल वैल्यू कैसे निकालो, ये सिखाने जा रहे हैं बच्चों। किराए वाला मकान या तो ऐसे शहर में होगा जहां रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है, या तो किराए वाला मकान ऐसे शहर में होगा जहां रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं है। बोलो हेडिंग का मतलब समझ में आया आपको, बोलो 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 बच्चों। कि सर किराए वाला मकान या तो बड़े शहर में होगा जहां रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है, या तो छोटे शहर में होगा जहां रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं है। बच्चे कह रहे हैं ओके सर समझ गए कि जहां रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है, जहां रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं है। सर कैसे पहचाने, अब आप बताओ ना, आप बताओ कैसे पता कि रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं है, जल्दी अब आप ही बताओ कैसे पता कि रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं है। बोलो 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 बच्चों, कैसे पता कि रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं है। बिल्कुल सही बच्चे कहते हैं सर 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 स्टैंडर्ड रेंट मिसिंग है। अगर आपको ढूंढ ढूंढ कर स्टैंडर्ड रेंट नहीं मिला, सर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं है। अगर आपको फटाक से मिल गया स्टैंडर्ड रेंट, सर स्टैंडर्ड रेंट मिल गया, बस 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 रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है। तो किराए वाले मकान दो तरह के, छोटे शहर में बड़े शहर में रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं है, रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है। तो न्यूमेरिकल किसका दिखाया जाए, पहले पहले नॉट कवर्ड, रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं है। तो बच्चों कल कल कल, आज नहीं कल, कल सिखाएंगे रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं है, ठीक, और कल ही सिखाएंगे रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है। तो कल दोनों सिखाने वाले हैं हम, ठीक, कल हम दोनों सिखाने वाले हैं, रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं है और रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है, दोनों का। और सिखाना क्या है, एनुअल वैल्यू, हमें आपको सिखाना है एनुअल वैल्यू सिखानी है, तो हमें आपको एनुअल वैल्यू सिखानी है। तो बच्चों उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। हमने काफी देर तक आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाया, न्यूमेरिकल आज भी रह गया, छूट गया, कल बात करेंगे कल वाली क्लास में, रिविजन करते रहिएगा, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, पहले नॉट कवर्ड से बाद में कवर्ड से। चलो बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं कल वाली क्लास में।